वेलकम डियर एक्सप्लोरर्स। फिल्म की शुरुआत एक बास्केटबॉल कोर्ट से होती है, जहां मैच शुरू होते ही दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है। मैच शुरू होते ही सीटी बजती है और दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। शुरुआत में वुल्व्स टीम काफी संघर्ष करती है, लेकिन आखिरी कुछ सेकंड में वे शानदार वापसी कर लेते हैं। कोच के इशारे पर डीन गेंद मेसन को पास करता है और मेसन एक बेहतरीन शॉट लगाकर टीम को जीत दिला देता है। लेकिन जैसे ही वह गेंद फेंकता है, उसकी नज़र भीड़ में खड़े एक डरावने काले साए पर पड़ती है। वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक भयानक राक्षस होता है। ये देखकर मेसन बुरी तरह घबरा जाता है। वह तुरंत लॉकर रूम की ओर भागता है, वहां रखे एक पुराने डिब्बे को निकालता है और गुस्से में उसे तोड़ देता है। उसे खुद नहीं पता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन ऐसा करने के बाद उसे थोड़ी राहत महसूस होती है। कुछ देर बाद पूरी टीम वहां पहुंचती है और सब कुछ सामान्य लगने लगता है। सभी अपनी जीत का जश्न मनाने में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन रात में जब मेसन अकेले शॉवर ले रहा होता है, तभी नाली से काला धुआं निकलने लगता है। धीरे धीरे वह धुआं उसी डरावने राक्षस का रूप ले लेता है जिसे मेसन ने कोर्ट में देखा था। इस बार उसका शरीर जलते कोयले की तरह लाल और खतरनाक दिखाई दे रहा होता है। वह राक्षस अचानक मेसन का गला पकड़ लेता है और फिर अपना जलता हुआ हाथ उसके मुंह के अंदर डाल देता है। मेसन दर्द से तड़प उठता है और कुछ ही पलों में जिंदा जलकर मर जाता है। राक्षस वहां से गायब हो जाता है, जबकि उसके दोस्त सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए भी उसे बचा नहीं पाते। अगले सीन में कहानी की नई लड़की क्रिस की एंट्री होती है, जो हाल ही में इस स्कूल में आई है। जैसे ही वह स्कूल पहुंचती है, उसे महसूस होता है कि सभी छात्र उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। उसे वही लॉकर दिया जाता है जो पहले मेसन का था। जब वह लॉकर खोलती है तो उसे अंदर वही पुरानी रहस्यमयी चीज मिलती है जिसे मेसन ने तोड़ा था। तभी मेसन के दोस्त वहां आ जाते हैं और क्रिस को परेशान करने लगते हैं। वे कहते हैं कि वह इस लॉकर का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि यह उनके दोस्त का था। वे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन तभी एली नाम की एक लड़की उसकी मदद के लिए सामने आती है। बुली जिससे और ज्यादा चिढ़ जाते हैं और क्रिस को और तंग करने लगते हैं। गुस्से में आकर क्रिस उनमें से एक लड़के को जोर से मार देती है। उसी समय वहां से गुजर रहा एक टीचर ये सब देख लेता है और क्रिस को पहले ही दिन डिटेंशन दे देता है। लेकिन एली सच्चाई बताकर उसका साथ देती है। इसके बाद सभी बदमाश लड़कों को सजा मिलती है और क्रिस मुश्किल से बच जाती है। फिर भी क्रिस एली को धन्यवाद नहीं कहती। वह घमंड से कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी। ये सुनकर एली उदास होकर वहां से चली जाती है। अब क्रिस अकेली खड़ी होती है। वह लॉकर से उस रहस्यमयी डिब्बे को बाहर निकालती है। जब वह उसे खोलती है तो अंदर एक छोटा सा खोपड़ी जैसा आकार देखकर डर जाती है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वह असली खोपड़ी नहीं, बल्कि खोपड़ी के आकार की एक सीटी है। जैसे ही वह उस सीटी को गौर से देखती है, उसके कानों में अजीब और डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। लेकिन क्रिस उन आवाजों को नजरअंदाज कर देती है। वह सोचती है कि इस रहस्यमयी चीज को अपने पास रख ले, तभी अचानक स्कूल की घंटी बज जाती है। वह जल्दी से उस एंटीक पीस को अपने बैग में रखती है और क्लास की ओर चली जाती है। जैसे ही वह अपना बैग नीचे रखती है, वह पुरानी चीज बाहर गिर जाती है। तभी एक लड़की शिकायत करते हुए कहती है, सर देखिए ये क्या लेकर आए हैं। क्रिस शांत तरीके से वह एंटीक पीस टीचर को दे देती है और बताती है कि उसे यह अपने लॉकर में मिला था। उस अजीब वस्तु को देखकर टीचर हैरान रह जाता है। वह उसे ध्यान से देखने लगता है और धीरे धीरे पूरी क्लास उसके आसपास इकट्ठा हो जाती है। जब वे मैग्नीफाइंग ग्लास से उसे देखते हैं तो उस पर कुछ रहस्यमयी शब्द लिखे दिखाई देते हैं। एक लड़की तुरंत उन शब्दों को इंटरनेट पर खोजती है और बताती है कि उनका मतलब है मौत को बुलाना। ये सुनते ही क्लास का माहौल डरावना हो जाता है। टीचर तुरंत कहता है कि यह चीज स्कूल की संपत्ति है और अब यह उसके पास रहेगी। इसके बाद सभी छात्र वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब टीचर अपने लैपटॉप पर उस एंटीक वस्तु की कीमत चेक करता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वह छोटी सी सीटी हजारों डॉलर की निकलती है। इस बीच सारे छात्र स्कूल से जा चुके होते हैं, लेकिन रे नाम का एक लड़का अचानक याद करता है कि उसकी किताब क्लास में छूट गई है। वह वापस उसे लेने आता है। उसी समय टीचर अकेले कमरे में बैठा उस खोपड़ी वाली सीटी को ध्यान से देख रहा होता है। उसके मन में जिज्ञासा होती है कि आखिर यह काम कैसे करती है। जैसे ही वह सीटी बजाता है, उसकी तेज और डरावनी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। अचानक खिड़की का कांच टूट जाता है। टीचर समझ ही नहीं पाता कि यह सब सीटी की वजह से हुआ है। उसे लगता है कि शायद बाहर कुछ टूटा है। जब वह बाहर जाकर देखने लगता है, तभी रे क्लासरूम में दाखिल होता है। अपनी किताब उठाते समय उसकी नज़र उस सीटी पर पड़ती है। जैसे ही वह टेबल के पास जाता है, उसे लैपटॉप स्क्रीन पर उसकी कीमत दिखाई देती है। इतनी छोटी सी चीज की कीमत हजारों डॉलर देखकर वह हैरान रह जाता है। रे चुपचाप वह सीटी चुरा लेता है और उसी शाम एक पार्टी में अपने दोस्तों को दिखाता है।
दूसरी तरफ बेचारा टीचर पूरी रात स्कूल में उस सीटी को खोजता रहता है। रात काफी हो चुकी होती है और स्कूल में अब सिर्फ एक सफाई कर्मचारी बचा होता है। तभी अचानक टीचर को गलियारों में अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। वह डरते डरते बाहर जाकर देखता है तो सामने एक भयानक राक्षस दिखाई देता है। वह डरावना जीव लंगड़ाते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। टीचर समझ ही नहीं पाता कि वह इंसान है या कोई और चीज। तभी पीछे से सफाई कर्मचारी उसे आवाज लगाता है और टीचर घबराकर पीछे मुड़ जाता है। जब टीचर पीछे मुड़कर दोबारा देखता है तो वह डरावना राक्षस अचानक गायब हो चुका होता है। टीचर खुद को समझाने की कोशिश करता है कि शायद यह उसका वहम था और वह वापस क्लासरूम के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंचता है उसकी सांसें थम जाती हैं। वही भयानक राक्षस उसके ठीक सामने खड़ा होता है। टीचर कुछ समझ पाता या वहां से भागने की कोशिश करता, उससे पहले ही राक्षस उसकी छाती को बेरहमी से चीर देता है। फिर वह अपने हाथ उसके शरीर के अंदर डालकर उसके फेफड़ों को पकड़ लेता है। टीचर के मुंह से काला गाढ़ा तरल बाहर निकलने लगता है और कुछ ही पलों में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। दूसरी तरफ पार्टी में मौजूद बच्चे अब भी मस्ती कर रहे होते हैं। तभी ग्रेस नाम की लड़की के मन में एक अजीब और खतरनाक विचार आता है। वही लड़की थी जिसने इंटरनेट पर उस सीटी के बारे में खोजा था। वह सबको कहती है, हमें पता है कि यह सीटी मौत को बुलाती है, तो क्यों न हम भी इसे बजाकर देखें। आमतौर पर क्रिस काफी बहादुर रहती है, लेकिन इस बार वह सच में डर जाती है। वह सबको वहां से निकलने की सलाह देती है, मगर एली उसे रोक देती है और तभी ग्रेस जोर से वह सीटी बजा देती है। बाकी सभी को सिर्फ सीटी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन क्रिस को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई भारी कदमों से उनकी तरफ चलकर आ रहा हो। वह डर से कांप उठती है। जब वह बाकी लोगों को ये बात बताती है तो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। परेशान होकर क्रिस वहां से चली जाती है। उस रात घर पर क्रिस अपने रोज के काम कर रही होती है। तभी अचानक उसकी नज़र बाहर पेड़ पर खड़ी एक डरावनी आकृति पर पड़ती है। उसी समय उसकी बहन कॉफी लेकर कमरे में आती है। घबराई हुई क्रिस उससे पूछती है, क्या तुम्हें पेड़ पर कोई दिखाई दे रहा है? लेकिन जब वह दोबारा बाहर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। वह डर जाती है और समझ नहीं पाती कि उसने सच में कुछ देखा था या नहीं। इसके बाद कहानी ग्रेस के घर की तरफ बढ़ती है। वह अपने कमरे में बैठकर होमवर्क कर रही होती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे लगातार देख रहा है। पहले तो वह इसे नज़रअंदाज करती है और सोचती है कि शायद उसका छोटा भाई आसपास होगा, लेकिन उसके दिल में डर बढ़ता ही जाता है। जैसे ही वह अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, अचानक पीछे से कोई उसके चेहरे को छूता है। वह डर के मारे तुरंत पीछे मुड़ती है। वहां उसका छोटा भाई खड़ा होता है, लेकिन एक अजीब बात उसे और डरा देती है। उसका भाई इतना लंबा ही नहीं था कि उसके चेहरे तक हाथ पहुंचा सके, और वह उससे काफी दूर भी खड़ा था। खुद को शांत रखने के लिए ग्रेस सोचती है कि शायद उसके भाई ने कोई शरारत की होगी, लेकिन जैसे ही वह कमरे के अंदर जाती है, उसके पीछे वही खतरनाक राक्षस दिखाई देता है। अगली सुबह सभी दोस्त स्कूल पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिलती है, उनके टीचर की मौत हो चुकी है। पूरा स्कूल सदमे में होता है क्योंकि कल तक वह बिल्कुल ठीक थे। सभी छात्र हॉल में इकट्ठा होकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उसी दौरान एली की नज़र सामने बैठी एक लड़की पर पड़ती है, जो बेहद अजीब तरीके से बैठी होती है। उसका सिर पूरी तरह पीछे की ओर मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर एली डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब वह घबराकर यह बात क्रिस को बताने जाती है तो उसे एहसास होता है कि शायद वह सिर्फ उसका भ्रम था। बाद में सभी दोस्त उन डरावनी घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो पिछले कुछ दिनों से उनके साथ हो रही थीं। क्रिस ने रात में राक्षस देखा था और अब एली को भी अजीब दृश्य दिखाई देने लगे थे। तभी रे सारे सुराग जोड़ते हुए कहता है, मुझे लगता है ये सीटी मेसन की है, उसी लड़के की जो मर चुका है। हमें इसे उसके घर वापस कर देना चाहिए। शायद हम किसी मरे हुए इंसान की चीज अपने साथ लेकर आए हैं, इसलिए ये सारी बुरी घटनाएं हो रही हैं। सच्चाई जानने और सब कुछ ठीक करने की उम्मीद में क्रिस और एली मेसन के घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि घर का दरवाजा पहले से खुला हुआ है। तभी अचानक एक बेहद अजीब तरीके से मेसन की मां उनके सामने प्रकट होती है। उनका व्यवहार काफी रहस्यमयी और डरावना लगता है। वह दोनों लड़कियों को घर के अंदर एक ऐसे कमरे में ले जाती हैं जो पुरानी और रहस्यमयी चीजों से भरा हुआ होता है। कमरे में हर तरफ एंटीक सामान रखा होता है, मानो वहां कई सालों से कोई खौफनाक राज छिपा हो। क्रिस उस खोपड़ी वाली सीटी को मेसन की मां को वापस देने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे लेने से साफ मना कर देती हैं। वह धीमी आवाज में कहती हैं, ये चीज कभी मेरी थी ही नहीं। इसके बाद वह उस सीटी के बारे में एक बेहद डरावनी सच्चाई बताती हैं। वह कहती हैं कि इस सीटी को कोई खरीद नहीं सकता, ये खुद अपने शिकार को चुनती है। पहले इसने मेसन को चुना था और अब इसने तुम्हें चुना है क्रिस। ये सुनकर क्रिस घबरा जाती है और कहती है, लेकिन मैंने सीटी नहीं बजाई थी, मेरी एक दोस्त ने इसे बजाया था।
उसे लगा था कि इस पर लिखा कॉलिंग डेथ मतलब मरे हुए लोगों को बुलाना है। मेसन की माँ उसकी बात सुनकर कहती हैं, उसका मतलब मरे हुए लोगों को बुलाना नहीं है, इसका असली मतलब है अपनी खुद की मौत को बुलाना। ये बात दोनों लड़कियों को बहुत अजीब और डरावनी लगती है। तब मेसन की माँ उन्हें समझाती हैं कि हर इंसान की मौत का एक तय समय होता है, लेकिन जो भी इस सीटी की आवाज़ सुन लेता है उसकी मौत समय से पहले आ जाती है। इतना ही नहीं, उस इंसान का शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगता है और वह उसी उम्र में पहुंच जाता है जितनी उम्र में उसकी प्राकृतिक मौत होनी थी। अगर किसी की मौत 80 साल की उम्र में तय थी, तो सीटी सुनते ही उसका शरीर अचानक 80 साल का हो जाएगा और वह तुरंत मर जाएगा। एली को लगने लगता है कि शायद मेसन की माँ पागल हैं, लेकिन क्रिस के दिमाग में मेसन और उनके टीचर की रहस्यमयी मौतें घूमने लगती हैं। पुलिस अब तक ये नहीं समझ पाई थी कि उनकी मौत आखिर हुई कैसे। सच्चाई जानने के लिए क्रिस अस्पताल पहुंचती है और चुपके से रिकॉर्ड रूम में घुस जाती है। वहां वह कई फाइलें खंगालती है जब तक कि उसे मेसन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल जाती। रिपोर्ट पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें साफ लिखा होता है कि मेसन का शरीर किसी 40 साल के आदमी जैसा हो चुका था। इसका मतलब मेसन की मां सच कह रही थी। मेसन की असली मौत 40 साल की उम्र में होने वाली थी, इसलिए सीटी की वजह से उसका शरीर तेजी से बूढ़ा हो गया और वह उसी शारीरिक उम्र में मर गया। ये सच्चाई जानकर क्रिस बुरी तरह डर जाती है। अब उसे एहसास हो जाता है कि उसने और उसके सभी दोस्तों ने वह सीटी सुनी थी और अब सबकी जान खतरे में है। क्रिस और एली तुरंत उस जगह भागते हैं जहां उनके दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं। रास्ते में वही बदमाश लड़का उन्हें रोकने की कोशिश करता है जो स्कूल के बच्चों को ड्रग्स बेचता था। गुस्से में क्रिस उसे जोर से मुक्का मारती है और उसे धक्का देकर अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर पहुंचने पर उसे ग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती। असल में ग्रेस उस समय एक डरावने भूल भुलैया जैसे फनहाउस के अंदर भटक रही होती है। वहां का माहौल पहले ही काफी खौफनाक होता है, लेकिन तभी उसके पीछे कोई बेहद बुरी और रहस्यमयी ताकत पड़ जाती है। ग्रेस देखती है कि वही डरावना राक्षस लगातार उसका पीछा कर रहा है। वह घबराकर वहां से भागने लगती है, लेकिन राक्षस हर पल उसके और करीब आता जा रहा होता है। आखिरकार ग्रेस डरकर भागना बंद करती है और लड़ने का फैसला करती है। वह पास पड़ा एक नकली हथियार उठाकर राक्षस पर हमला करती है, लेकिन राक्षस को कोई चोट नहीं लगती। उल्टा ग्रेस जोर से नीचे गिर जाती है। वह किसी तरह उठती है और दोबारा भागने लगती है, लेकिन इस बार उसके सामने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका होता है। ग्रेस किसी तरह उस डरावनी भूल भुलैया से निकलने की कोशिश करती है। सामने उसे एक छोटा सा सुरंग जैसा रास्ता दिखाई देता है और वह तुरंत उसके अंदर घुसने लगती है, लेकिन तभी पीछे से वह भयानक राक्षस उसका पैर पकड़ लेता है। डर के बावजूद ग्रेस हार नहीं मानती। वह पूरी ताकत से लात मारती है, अपना पैर छुड़ाती है और किसी तरह उस सुरंग से बाहर निकल जाती है। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार वह भूल भुलैया के आखिरी हिस्से तक पहुंच जाती है। उसे लगता है कि अब वह बच गई है, लेकिन जैसे ही वह फिनिश लाइन पार करने वाली होती है, अचानक ऊपर से एक डरावनी बूढ़ी औरत उसके सामने गिरती है। वह बूढ़ी औरत ग्रेस को कसकर पकड़ लेती है और उसकी जीवन शक्ति चूसने लगती है। कुछ ही सेकंड में ग्रेस का शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगता है। देखते ही देखते एक जवान लड़की बूढ़ी और कमजोर औरत में बदल जाती है। कुछ ही पलों बाद ग्रेस वहीं फिनिश लाइन पर मर जाती है। जब उसका दोस्त डीन उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचता है तो वह ये दृश्य देखकर कांप उठता है। वह ग्रेस के चेहरे को गौर से देखता है, लेकिन उसका चेहरा इतना बदल चुका होता है कि वह पहचान ही नहीं पाता कि यह सच में ग्रेस है। इसके बाद उसकी मुलाकात क्रिस और एली से होती है। दोनों लड़कियां उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि वे सभी एक खतरनाक श्राप का शिकार हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने उस सीटी की आवाज़ सुनी थी। वे डीन को चेतावनी देती हैं कि मौत अब उनके पीछे पड़ चुकी है और धीरे धीरे उनका शरीर तेजी से बूढ़ा होकर खत्म हो जाएगा। लेकिन डीन उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि वह अभी बहुत जवान है और इतनी जल्दी नहीं मर सकता। अपने डर को दबाने के लिए वह ड्रग्स लेता है और घर लौट जाता है। उधर रे अकेला छत पर बैठा होता है, तभी अचानक उसके ऊपर खून की बारिश होने लगती है। वह डरकर चीख उठता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ उसका भ्रम था। अब सबको समझ आने लगता है कि क्रिस और एली सच बोल रही थीं। अगले दिन क्रिस दोबारा मेसन की मां से मिलने जाती है। इस बार उनकी हालत बेहद खराब होती है और वह मौत के करीब दिखाई देती हैं। कांपती आवाज में वह क्रिस से कहती हैं कि मौत को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे किसी और को सौंपा जा सकता है। इसका मतलब था कि यह श्राप किसी दूसरे इंसान पर डाला जा सकता है, यानी अपनी जान बचाने के लिए किसी और की बलि दी जा सकती है। इतने में अचानक क्रिस को शीशे में अपनी ही मौत का डरावना दृश्य दिखाई देता है। वह भय से कांप उठती है। जब उसका वह खौफनाक भ्रम खत्म होता है तो वह देखती है कि मेसन की मां अपने बिस्तर पर मर चुकी हैं। इसके बाद कहानी डीन की तरफ बढ़ती है। वह अब भी इस श्राप पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर रहा होता, लेकिन तभी टीवी पर उसे ग्रेस की मौत की खबर सुनाई देती है।
ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है और वह सोचने लगता है कि शायद क्रिस और एली सच कह रही थीं। उसी समय अचानक उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। दरवाजे की छोटी सी दरार से एक डरावना हाथ अंदर आता दिखाई देता है। डीन बुरी तरह डर जाता है। वह पूरी ताकत से दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है ताकि उस राक्षस का हाथ कट जाए। दरवाजा बंद होते ही हर तरफ खून फैल जाता है। डर के मारे डीन भारी फर्नीचर खींचकर दरवाजे के सामने लगा देता है ताकि वह चीज अंदर न आ सके, लेकिन वह कोई इंसान नहीं था। कुछ ही सेकंड बाद वही राक्षस अचानक डीन के पीछे प्रकट हो जाता है। वह भूत अपना हाथ डीन के शरीर के आर पार कर देता है। डीन दर्द से चीखने लगता है। उसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता कमरे में दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन उनके सामने डीन जमीन पर गिरकर मर जाता है। दूसरी तरफ रे अब अपनी जान बचाने के लिए श्राप किसी और को देने का फैसला करता है। उसे लगता है कि ड्रग्स बेचने वाला नोवा मरने के लायक इंसान है। रे नोवा का पीछा करने लगता है ताकि वह किसी तरह श्राप उसे दे सके। आखिरकार उसे नोवा अकेला मिल जाता है और वह उस पर हमला कर देता है, लेकिन नोवा बहुत ताकतवर होता है। नोवा तुरंत पलटकर हमला करता है। वह रे की बंदूक छीन लेता है और उस पर गोली चला देता है, लेकिन रे को पहले से पता था कि इस श्राप की वजह से उसकी मौत किसी साधारण गोली से नहीं होगी। यही कारण था कि उसने जानबूझकर नोवा को खुद पर गोली चलाने दी। गोली लगने के बावजूद रे नोवा को कसकर पकड़ लेता है और कोशिश करता है कि उसका खून नोवा के शरीर पर लग जाए ताकि वह श्राप उसके अंदर चला जाए। उसी समय क्रिस और एली वहां पहुंच जाती हैं। वे रे को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन रे अब पूरी तरह डर और पागलपन में डूब चुका होता है। लेकिन इससे पहले कि वह श्राप नोवा को दे पाता, अचानक उसका समय खत्म हो जाता है। देखते ही देखते उसकी बांह अजीब तरीके से मुड़ जाती है और कोई अदृश्य ताकत उसके पूरे शरीर को बेरहमी से कुचलने लगती है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है मानो किसी भारी मशीन या तेज रफ्तार ट्रेन ने उसे रौंद दिया हो। कुछ ही सेकंड में रे की दर्दनाक मौत हो जाती है। अब इस भयानक श्राप से बचने के लिए सिर्फ क्रिस और एली ही बचती हैं। दोनों मौत को धोखा देने के लिए एक खतरनाक योजना बनाती हैं। एली के पास इंसुलिन का एक मेडिकल किट होता है। क्रिस उससे कहती है कि वह उसे इंजेक्शन लगाए ताकि उसका दिल कुछ समय के लिए रुक जाए। इसके बाद एली उसे पानी में डुबो देगी और मरने के तुरंत बाद वापस जिंदा करने की कोशिश करेगी। क्रिस को उम्मीद होती है कि अगर उसका दिल कुछ पलों के लिए रुक गया तो शायद ये श्राप खत्म हो जाए। फिर वह यही तरीका इस्तेमाल करके एली को भी बचा सकती थी। दोनों डर के बावजूद अपनी इस पागलपन भरी योजना को आजमाने के लिए तैयार हो जाती हैं। जैसे ही क्रिस इंजेक्शन लेती है, उसे फिर वही मौत का राक्षस दिखाई देता है, लेकिन इस बार वह पहले जितनी डरी हुई नहीं होती। एली कांपते हाथों से क्रिस को पानी के अंदर दबा देती है। कुछ देर बाद क्रिस पूरी तरह शांत हो जाती है और उसके शरीर में कोई हरकत नहीं बचती। तुरंत एली उसे पानी से बाहर खींचती है और उसे बचाने की कोशिश शुरू कर देती है। वह लगातार सीपीआर देती है और इलेक्ट्रिक शॉक मशीन का इस्तेमाल करती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा होता। उधर क्रिस अपने दिमाग की दुनिया में मौत के उस भयानक राक्षस से लड़ रही होती है। वह राक्षस उसे गहरे अंधेरे पानी में खींचने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस ऊपर रोशनी की तरफ तैरती रहती है। उसे दूर से एली की आवाज़ सुनाई देती है। उसे एली के साथ बिताए अच्छे पल याद आने लगते हैं और वह पूरी ताकत से मौत से लड़ती रहती है, जबकि वह अंधेरी ताकत उसे नीचे खींच रही होती है। इसी बीच नोवा होश में आ जाता है। उसे अब भी लगता है कि रे जिंदा है और गुस्से में वह लड़कियों को मारने के लिए उन्हें खोजने निकल पड़ता है। नोवा दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और वहां एली और बेहोश पड़ी क्रिस को देख लेता है। वह तुरंत बिल्डिंग की बिजली काट देता है, जिससे वह मशीन बंद हो जाती है जिसका इस्तेमाल एली क्रिस को जिंदा करने के लिए कर रही थी। उसी समय एली को भी अपनी मौत का डरावना दृश्य दिखाई देने लगता है, लेकिन वह डर कर रुकती नहीं। वह हिम्मत जुटाकर लगातार क्रिस के सीने को दबाती रहती है। आखिरकार क्रिस अपनी उस रहस्यमयी दुनिया में रोशनी तक पहुंच जाती है। वह पूरी ताकत से रोशनी की ओर तैरती है और तभी असली दुनिया में अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। क्रिस जोर जोर से सांस लेते हुए फिर से जिंदा हो चुकी होती है। क्रिस की योजना आखिरकार काम कर जाती है। वह मौत के मुंह से वापस लौट आती है, लेकिन तभी उसकी नज़र एली पर पड़ती है, जो अचानक जमीन पर गिर जाती है। अब वह खतरनाक श्राप एली को मारने की कोशिश कर रहा होता है। उसके शरीर से खून बहने लगता है और उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। ऐसा लगता है कि एली अब कुछ ही पलों की मेहमान है। लेकिन ठीक उसी समय नोवा कमरे में अंदर आता है। चलते हुए उसका पैर एली के खून पर पड़ जाता है और फिर वह उसी खून को छू लेता है। उसी पल कुछ भयानक होता है। एली का श्राप तुरंत नोवा के अंदर चला जाता है। अचानक एली की हालत स्थिर होने लगती है और उसकी मौत रुक जाती है, लेकिन अब वही मौत नोवा के पीछे पड़ चुकी होती है। कुछ ही सेकंड बाद नोवा को वह डरावना राक्षस अपनी तरफ आता दिखाई देता है। डर के मारे वह अपनी बंदूक निकालता है और राक्षस पर गोलियां चलाने लगता है।
लेकिन वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूतिया शक्ति थी। गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। राक्षस धीरे धीरे नोवा के करीब पहुंचता है और फिर उस पर हमला कर देता है। कुछ ही पलों में नोवा की भी बेहद दर्दनाक मौत हो जाती है। नोवा के मरते ही क्रिस और एली दोनों की जान बच जाती है। वे आखिरकार उस भयानक श्राप से मुक्त हो चुकी होती हैं। इसके बाद कहानी कुछ महीनों आगे बढ़ती है। अब क्रिस और एली पूरी तरह सुरक्षित हैं और दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी हैं। हालांकि क्रिस को कभी कभी अब भी डरावने दृश्य दिखाई देते हैं, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज करना सीख चुकी है। उसे यकीन हो चुका होता है कि उसने मौत को हरा दिया है और अब वह अपनी पूरी जिंदगी जी पाएगी। अब वह डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। लेकिन फिल्म का आखिरी सीन फिर से सब कुछ बदल देता है। एक नई लड़की स्कूल में एडमिशन लेकर आती है। उसे वही पुराना लॉकर दिया जाता है जिसे कभी क्रिस इस्तेमाल करती थी। जैसे ही वह लॉकर खोलती है, उसे अंदर वही शापित खोपड़ी वाली सीटी मिलती है। वह लड़की बिना कुछ जाने उस सीटी को अपने साथ मॉर्निंग असेंबली में ले जाती है। जब क्रिस और एली उसकी हाथ में वह सीटी देखते हैं तो दोनों डर के मारे जोर जोर से उसे रोकने की कोशिश करती हैं। वे चिल्लाकर उसे चेतावनी देती हैं, लेकिन वह उनसे काफी दूर होती है। लड़की उनकी आवाज सुन ही नहीं पाती और अगले ही पल वह सीटी को सीधे माइक्रोफोन में बजा देती है। सीटी की डरावनी आवाज पूरे स्कूल में गूंज उठती है। अब स्कूल का हर छात्र और टीचर उस श्राप की चपेट में आ चुका होता है। क्रिस और एली तो मुश्किल से इस मौत के खेल से बच पाए थे, लेकिन अब ये श्राप पहले से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से वापस लौट आया था। क्या क्रिस और एली पूरे स्कूल को बचा पाएंगी? क्या इस शापित सीटी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकेगा? इन्हीं डरावने सवालों और एक खौफनाक क्लिफहैंगर के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपने इस पूरी कहानी को आखिर तक देखा है तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी और इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन लाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।